नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, ये विषय दरअसल हमारे भविष्य को लेकर एक बड़ा खतरा हमको दिखा रहा है। और जो लोग मेरे वीडियो नियमित देखते हैं उनके लिए इसको समझना भी आसान होगा, क्योंकि ये बड़ा कठिन और अर्थशास्त्र का गहरा विषय है। लेकिन हम सरल करेंगे इसको। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो जड़, वो कौन सा एक पॉइंट है जहाँ से इस देश में बेरोज़गारी, इस देश में महंगाई, इस देश में उद्योग धंधों का बंद होना, इस देश में बैंकिंग का बुरा हाल, किस पॉइंट से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। वो कौन सा पॉइंट है जिसके कारण हिंदुस्तान में फैक्ट्रियाँ चल नहीं पा रही हैं, बाज़ार में डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, वो कौन सी एक जगह है जहाँ से निकल रही हैं। आज हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हमको आज भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री की मॉनिटरिंग टीम के लोगों, मैडम को बता देना, जो मैं बता रहा हूँ बड़े काम की चीज़ें आपके। सरकार संकट से उबर पाएगी और देश को भी उबार पाएगी। समझ गए श्रोत्री साहब? तो हालत ये है कि जो दशा हमारी है वो क्यों है, इसको हम समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक बेहतरीन एविडेंस के तौर पे चलते हैं और सबसे ताज़ा खबर है। धनतेरस के दिन हमारे देश में क्या हुआ? धनतेरस के दिन हमारे देश में चांदी की किल्लत हो गई और ब्रिटेन में भी जो कंपनी चांदी देती है उसके पास भी चांदी नहीं है। चांदी पे लोग 22,000 रुपये किलो एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं। हालत यह है कि चांदी 165 से 1,65,000 से 1,66,000 किलो तक पहुंच गई है। और लंदन में केवल बाज़ार में, दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, दुनिया में चांदी वहीं से जाती है। जेपी मॉर्गन ने कहा है, जो चांदी बेचने वाली अकेली सबसे बड़ी कंपनी है, उसने कहा है कि बाज़ार में केवल 4,665 टन चांदी बची है, जबकि रोज़ाना 26,000 टन चांदी का कारोबार होता है। 26,000 रोज़ बेची जाती है और वहाँ बाज़ार में बची कुल 4,000 है और पूरी दुनिया के ग्राहक हैं। अब जब चांदी नहीं है, रिफाइनरियों में पुरानी चांदी को रिफ़ाइन करके निकाल के लाया जा रहा है, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए 1 नवंबर तक भारत को चांदी नहीं मिलेगी। यानी भारत में चांदी की सप्लाई बंद हो गई है और कई लोगों ने करीब 200% तक बोरिंग कॉस्ट दी है। ये क्या होता है? चांदी को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सब लोग चांदी खरीद के काम नहीं करते हैं, वो चांदी को उधार ले लेते हैं। जब सस्ती होगी तो चुका देंगे आपको, या हम अपने पास काम कर लेंगे और जब हमारा माल बिक जाएगा तो आपके पैसे चुका देंगे। बहुत सारे ज्वेलरी का काम करने वाले चांदी खरीद के नहीं लाते हैं, इतना पैसा इकट्ठा नहीं लगाते हैं। वो ये कहते हैं, भैया ये तुम्हारी चांदी मैं ले रहा हूँ, इस पर ब्याज कितना लगेगा ये बता दो, मैं आपको देता रहूँगा और आपको ये चांदी लौटा दूँगा। तो जो बोरिंग कॉस्ट है, चांदी को लेने की जो कीमत है, वो 200% बढ़ गई है। 200% ओवरनाइट बढ़ गई है धनतेरस की रात को, जो 33 से 39% होनी चाहिए। ये सालाना का हिसाब चल रहा है। जबकि लीज रेट मैंने आपको बताया था 1% होता था और जो जाके एकदम से 30% तक पहुंच गया है। यानी चांदी किसी भी कीमत पे लोग उठाने को तैयार हैं। तो आप ये अगर चांदी का उदाहरण देखें तो ये सिचुएशन क्यों आई? इस उदाहरण के अंदर मेरे देश की पूरी अर्थव्यवस्था की दुर्गति, गरीबी, बेरोज़गारी, अमीर गरीब का जो बोझ, जो अंतर है, उससे लेके सारी समस्याओं की झलक साफ दिखाई देती है। लोगों ने इस तरह से आंख बंद करके चांदी क्यों खरीदी? उन्होंने चांदी इसलिए खरीदी क्योंकि उनको लगता था कि चांदी महंगी बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि कुछ लोगों ने महंगी खरीदी है। ऐसे सरल तरीके से समझिए, ये रियल एस्टेट में भी होता है हिंदुस्तान में, और यही चीज़ आपकी दूसरी चीज़ों में भी हो रही है, स्टॉक मार्केट में भी होती है। भैया वो फलां आलू बुखारा का शेयर 4% चढ़ गया तो उसकी खरीदारी शुरू हो जाती है।
एक फ्लैट है 3 लाख रुपए का बना, उसको बनाने के बाद 3 लाख उसकी कीमत है, अचानक किसी एक आदमी ने उसको 4.5 लाख का खरीद लिया, उसकी कीमत 4.5 लाख की हो जाएगी। जिसके पास भी फ्लैट है वो 4.5 लाख की उम्मीद करने लगेंगे और 4 लाख में तो सौदे 1-2 हो ही जाएंगे। और जैसे ही पहला सौदा 4 लाख का हुआ, फिर बहुत सारे लोग कहेंगे 4 लाख में बिकाई जी, वहाँ 15 नंबर वाला क्या बात कर रहे हो, तो कहेंगे भाई 4.5 लाख, 5 लाख। इस तरह से हर चीज़ों की स्पेकुलेटिव जो प्राइस होती है, इस दाम का कोई आधार नहीं है, ये डिमांड सप्लाई पे चलती है। और जब ऐसे दाम बढ़ता है, जैसे 4 दफ़ा वो 3 लाख का शेयर का 10 का फ्लैट का 3-4 बार दाम बढ़ा, उसके बाद हर आदमी फ्लैट खरीदने लगेगा, 10 फ्लैट, 15 फ्लैट, और भाई ऊपर जा रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यही शेयर बाज़ार में होता है और यही चांदी में होता है। हमारे देश के शेयर बाज़ार के आंकड़े मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन है दुनिया में, उससे कई गुना ज़्यादा अगले 20 साल का दाम, 15 साल का दाम, 10 साल का दाम शेयर का आज दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। यही स्थिति चांदी की हो रही है। जब चांदी का दाम बढ़ने लग गया तो हर आदमी वहाँ पैसा लगाने दौड़ पड़ा। तो आप कहेंगे इसमें अर्थव्यवस्था का संकट कहाँ से दिख गया आपको, अर्थव्यवस्था की समस्या कहाँ से दिख गई? अर्थव्यवस्था की संख्या यहीं पे है। भारत में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास अधिकांश 50% से ज़्यादा दौलत है। इन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है जिसको इनको निवेश करना होता है। किस में निवेश करेंगे भाई? आपने फैक्ट्री खोली, आपको उधार दे दिया। किसी व्यक्ति ने कहा भाई मेरे पास बहुत अच्छा स्टार्टअप का आइडिया है, मैं ऐसे कर दूंगा, उसको उधार दे दिया। या टाटा की कंपनी में हिस्सेदारी ले ली, या किसी और जगह पे हिस्सेदारी ले ली, या किसी एमएसएमई को खरीद लिया, किसी एमएसएमई के हिस्से खरीद के उसको पैसे दे दिए तो कारोबार आगे बढ़ा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग पैसे से, ये कहलाता है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। यानी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कुछ उत्पादन होगा। जब आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके कई फ़ायदे होते हैं। जैसे आपने फैक्ट्री में पैसा लगाया तो जाहिर बात है वो आदमियों को नौकरी पर रखेगा। जब आदमियों को नौकरी पर रखेगा तो उसको वेतन दिया जाएगा। वेतन दिया जाएगा तो जो पैसा अमीरों के पास है, कुछ पैसा जनता के पास आएगा। उस पैसे से लोग बाज़ार में सामान खरीदेंगे। बाज़ार में सामान खरीदेंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन आज के हाल क्या है? जब 200% प्रीमियम चांदी पे दिया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसी दिन भारत के शेयर जो मार्केट हैं, धनतेरस का मार्केट, दिवाली का मार्केट, वहाँ पर ग्राहक नहीं है। दुकानदार दुकान सजा के बैठे हुए हैं। कम से कम मुझे लोगों ने यही बताया, मेरे पास यही फीडबैक है। आपके पास क्या है मुझे नहीं पता। तो बाज़ार में ग्राहक नहीं है, खरीदने वाले नहीं हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और ऊपर जो लोग हैं वो इतनी महंगी चांदी खरीद रहे हैं। तो ये जो कंट्रास्ट है, इस कंट्रास्ट में ये चीज़ें छिपी हुई हैं दो। एक तरफ है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जिसकी मैंने बात की, दूसरी तरफ है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। भारत में सरकार की महान नीतियों के कारण इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव चीज़ों में जाने के बजाय स्पेकुलेटिव चीज़ों पे जा रहा है। मुझे मालूम है कि मगर मैंने अगर कोई एक फ्लैट खरीद लिया 5 गुना दाम दे के जाएगा 5 साल 7 साल में, तो मैं उस पैसे से क्या फैक्ट्री खोलूँगा? फैक्ट्री पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी 18% की, 20% मैक्सिमम, और उस ग्रोथ को भी, उस पैसे के रिटर्न को भी आने में 5 साल लगते हैं। इसके बाद में इस देश का चोर सिस्टम, करप्शन इतना ज़्यादा कि वो फैक्ट्री लग पाएगी नहीं लग पाएगी पता नहीं, कब उसमें कोई सील लगा के चला जाएगा पता नहीं, सरकार की नीति का भरोसा नहीं। हज़ारों नीतियाँ आईटी एक्ट में बदल चुके हैं, जीएसटी कानून को सैकड़ों हज़ारों बार बदल चुके हैं। तो पता चला आज आपका कारोबार बढ़िया चल रहा है, कल एक नया कानून आ गया, कारोबार डूब गया। तो इतना जोखिम प्रोडक्टिव कामों में हो गया है। ये आंखों से दिख रहा है, सबको पता है, इसमें कोई मैं अतरंजना की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको आंकड़े भी दे दूँगा, और दूसरी तरफ आंकड़े में दूंगा आपको। आंकड़ों से थोड़ा बोर हो जाता है, इसलिए मैं उसको बचाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ये है, अब आप आ जाइए कि ये जो दोनों इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्टिव और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट,
भाई मान लिया मेरे पैसे मैं जहाँ चाहे लगाऊँ, जहाँ से रिटर्न आएगा लगाऊंगा, मान लिया, लेकिन उसी चांदी के मार्केट में अगर भारत का कोई बड़ा बैंक भी इन्वेस्ट करने चला जाए, उस शेयर मार्केट में अगर भारत का कोई बड़ा बैंक इन्वेस्ट करना चला जाए, या उस रियल एस्टेट मार्केट में बैंक खेलने लग जाए, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो जो स्पेकुलेटिव मार्केट है उसमें ऐसे ही आग लगेगी जैसी चांदी में लगी है, क्योंकि खरीदने के लिए मोटा पैसा मार्केट में बैंकों से आ गया। शेयरों में पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए आ रहा है और एसआईपी करके बेचा जा रहा है, उसके जरिए आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि बैंकों की हालत ख़राब है, और बैंक इसलिए परेशान है क्योंकि बैंकों के अंदर लोग पैसे जमा नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी फालतू चीज़ों में लगा दे रहे हैं, शेयर में, सोने में, प्रॉपर्टी में। बैंक को नहीं दे रहे पैसा। तो बैंक अब क्या कर रहा है? आप कहोगे बैंक तो संकट में ना, बैंक तो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। अभी हाल में आंकड़े आए 4 दिन पहले, फिर कैसे कमा रहा है? ये ही बड़ा सवाल है, क्योंकि बैंक ने अब लघु उद्योगों को लोन देने के बदले, दूसरे लोगों को लोन देने के बदले, देश के उद्योग को, धंधों को आगे बढ़ाने के बदले, मुझे आपको लोन देने के बदले स्पेकुलेटिव मार्केट में, प्रोडक्टिव मार्केट छोड़ के स्पेकुलेटिव मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। अब आते हैं इस पूरे चक्र को समझने के बाद आंकड़ों में, लेकिन आंकड़ों पे जाने से पहले एक चीज़ को समझिए। जो लोग आंकड़ों से बोर होते हैं, थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा दीजिएगा, लेकिन आंकड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे आपने अपने मन से बोल दिया। लेकिन एक बात सोचिए कि जो ऊपर वाले पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और ऊपर वाले खेल रहे हैं, उसमें तो स्पेकुलेटिव मार्केट में चांदी एक अमीर ने खरीदी, दूसरे अमीर को बेची, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करके वो हज़ारों लाखों अमीरों के बीच में चांदी घूम रही है और वहाँ वेल्थ जनरेशन हो रहा है, पैसा उनके पास आ रहा है। जो नीचे के लोग हैं, जो दिवाली में बाज़ार में सामान खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो मारे हुए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और बाज़ार में एक कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि भैया मेरे पास जो 4 पैसे पड़े हुए हैं मैं खर्च कर दूँ, कल पता नहीं क्या हो। तो हर आदमी कुछ पैसे अपने पास सेव करके रखना चाह रहा है, भविष्य के लिए बचत कर रहा है। तो मार्केट में वो आदमी भी थोड़ा बहुत चांदी सोना खेल ले रहा है, लेकिन वो खेल भी रहा है तो पैसा वहीं जा रहा है, क्योंकि उसको बेच रहा है कौन? कोई अमीर। तो जो पैसे का फ्लो ऊपर जा रहा है, तो गरीब अमीर वाली समस्या भी हो गई। एमएसएमई वगैरह को जब लोन नहीं मिलेगा, जब उनसे उसमें मुनाफे नहीं होंगे, तो रोज़गार की समस्या खड़ी होगी। तो रोज़गार इसीलिए जनरेट नहीं हो रहा है। कहने को सरकार कहेगी पैसा बहुत है, पैसे की क्या कमी है, मर्सिडीज बिक रही है, रॉल्स रॉयस बिक रही है। भाई मारुति 800 नहीं बिक रही, एस्प्रेसो नहीं बिक रही उतनी जितनी पहले बिकती थी, मोटरसाइकिल सस्ती वाली नहीं बिक रही जितनी पहले बिकती थी। कैडबरीज कह रहा है मांग में कमी है, हिंदुस्तान लीवर कह रहा है मांग में कमी है, इन लोग के सामान रोज़मर्रा के नहीं बिक रहे हैं। नेस्कैफे वालों को तो बयान आ गया था बाकायदा उसके चेयरमैन का, सब जानते हैं, आप चैनल देखते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें आप एक बात समझिए कि ये पूरा लूटो कार्यक्रम चल गया और सट्टेबाजी करते करते मामला ऊपर पहुंच गया। जिस चांदी की हैसियत होनी चाहिए 10 रुपये की, वो 20 की बिक रही है, क्योंकि खरीदने वाला खरीद रहा है, तुम कौन? लेकिन ये जो हवा का बुलबुला जैसा बनता जा रहा है, क्या इसको रोका जा सकता? कतई नहीं रोका जा सकता। क्यों? जिस दिन चांदी गिरेगी बंदा फ्लैट में लगा देगा। जैसे 4 लोग फ्लैट में लगाएंगे, 5वां लगाएगा, 5 लगाएंगे, 6 और लगाएंगे, 8 और लगाएंगे, 12 और लगाएंगे, यानी ये साइकिल चलता रहेगा। और एक झूठी दौलत जो सिर्फ सट्टेबाजी से बनी हुई दौलत है, वो खड़ी होती जा रही है। वेल्थ है, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, इतने इसकी इकोनॉमी, उत्पादन कहाँ है भैया? उत्पादन हो नहीं रहा है। उत्पादन का हाल ये है, मैंने आपको वीडियो बना के 2 दिन पहले बताया था कि रुपए की कीमत ज़मीन पर पहुंच चुका है। रुपया 88 रुपये। दुनिया भर का आरबीआई ने रुपया खरीदा डॉलर दे दे के, तब भी रुपया ज़मीन पे है। और जब रुपया आपका इतना सस्ता हो गया भाई मेरे, तो दुनिया के बाज़ार में फिर तो सबको आपसे ही माल खरीदना चाहिए, क्योंकि $1 में 88 रुपये का माल मिल जाएगा उसको। इतना तो किसी यूरोपीय, किसी दुनिया भर की, मैंने वीडियो में बताया था, करेंसी के सामने डॉलर नहीं गिरा है, मतलब डॉलर नहीं उठाया, उनके सामने तो गिरा है डॉलर, हमारे सामने बढ़ा है। तब भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक्सपोर्ट करोगे क्या भैया? कुछ बना ही नहीं रहे हो आप तो चांदी में मगन हो, सोने में मगन हो, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर कर रहे हो और मगन हो। तो जो ग्राउंड पे हो रहा है वो ये हो रहा है कि सिचुएशन खतरनाक है। अब आते हैं आंकड़ों पे, बगैर आंकड़े के इस बात को मत मानना। अब आपको बताता हूँ बैंकों का हाल और एमएसएमई की हालत क्या है। ट्रेजरी फोकस जो है वो
क्वार्टर वन में फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो है करीब उसने 60 अरब रुपए जो हैं वो गेन किया है। क्वार्टर फोर में 17 अरब गेन किया है। ट्रेजरी फोकस क्या है? ट्रेजरी फोकस क्या है कि मतलब बैंक जो है वो पैसा ट्रेजरी बेस मतलब पैसे पे आधारित इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हालत ये है कि 1925 के पहली तिमाही में करीब 60 अरब ट्रेजरी गेन किए गए। 17 अरब क्वार्टर फोर में थे और ये हो रहे हैं, आप चाहिए जो 17 अरब हो रहे थे वो हो रहे हैं 60 अरब। ये 17.5 है, वो 59.7 है, इसलिए एग्जैक्ट डाटे में 19-20 में राउंड ऑफ कर रहा हूँ। हालत ये है कि ये स्थिति हो रही है, यानी सारा फोकस कहाँ पे है? शेयर में लगा दो, प्रॉपर्टी में लगा दो, चांदी सोने में लगा दो, ओलियन बुलियन में लगा दो। बैंकों को क्या करना चाहिए? उद्योगों को लोन देना चाहिए। जब देश के बैंक ही उद्योगों को लोन नहीं देंगे, सट्टेबाजी में लग जाएंगे, तो क्या होगा? हालत यह है कि एमएसएमई को 25 से 30 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट डिनाई कर दिया गया, क्रेडिट गैप चला रहा है और केवल 12 से 14% एमएसएमई जो हैं उनको ही इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब बड़े बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाओं से लोन। कितने लोगों को? 12 से 14% छोटे लघु और मध्यम उद्योगों को समझिए, माइक्रो बल्कि कुटीर और लघु उद्योग मान लीजिए। जो छोटी छोटी फैक्ट्री लगाते हैं आप, 10 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ चाहिए, उसमें से केवल 12 से 14% को ही लोन मिल रहा है बैंकों से, कहीं से, सब बाजार से पैसा उठा रहे हैं, साहूकारों से। और हालत यह है कि इंटरेस्ट को लेके भी भेदभाव है। 30 से 60% लोन लेता है, वो इंटरेस्ट लेता है 60 में बैंक। किससे? एमएसएमई से। और कॉरपोरेट से 8 से 12% का रेट है। और अगर इस पूरे आंकड़े को आप देखोगे तो इससे एक चीज़ बड़ी साफ है कि छोटे उद्योग को ना तो पैसा ही मिल रहा है, बैंक उस पैसे को या तो सोना चांदी के बाजार में लगा रहा है या कॉरपोरेट को दे रहा है बड़े बड़े। तो आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान में रोज़गार आएगा कहाँ से? रोज़गार नहीं आएगा तो बाज़ार में डिमांड कहाँ से आएगी? और डिमांड नहीं आएगी तो बाज़ार चलेगा कैसे, देश चलेगा कैसे? यानी पैसा तिजोरी से तिजोरी के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। इस पैसे का आर्थिक विकास में योगदान ना के बराबर हो गया है। पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास में पैसा है वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें और वो ये बताती हैं कि जिन लोगों के हाथ में पैसा कंसंट्रेट हुआ है वो पैसे को सिर्फ भारत में नहीं लगा रहे हैं, उस पैसे को वो अगर इंडस्ट्री में भी लगाना है, ना एमएसएमई में भी लगाना है, उस पैसे को विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालत ये है कि बगैर लिमिटेड कुछ कंपनियां हैं जो कुछ असेट्स में पैसा डाल रही हैं, कुछ हिंदुस्तान में बड़ा कर रही हैं। बल्कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से भी ज़्यादा बुरा हाल है कि ये कंपनियां कुछ असेट में पैसा लगाती हैं। चांदी में पैसा लगा दिया अगर अडानी जी ने, एक रात में दाम बढ़ा सकते हैं, फिर बाकी का सब लूटने को तैयार भाग खड़े होते हैं। हालत ये है कि जो 1% के पास भारत की टोटल वेल्थ का 60% है, ये आंकड़े जानना जरूरी है। विषमता, तो वो जो 1% है वो सारे लोगों के साथ में खेल रहा है। भारत में करीब जीडीपी का 89% सोना लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। होल्डिंग है इसकी 3.8 ट्रिलियन डॉलर का गोल्ड होल्डिंग है इसकी, मतलब इसको इकट्ठा कर रखा है, इसकी जमाखोरी कर रखी लोगों ने। 70% फिजिकल एसेट्स में, 29% फाइनेंशियल एसेट्स में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी सामान जो सोना वोना में लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, उसमें कम लगा रहे हैं। ये अमीरों की बात हो रही है, आम आदमी कोई हैसियत नहीं है। आप खरीद लोगे 50 ग्राम 100 ग्राम सोना, बहुत ज़्यादा, तो कितना कर लोगे? मुश्किल से आदमी 5 ग्राम खरीद पाता है आजकल। ठीक है, इसके साथ साथ हालत यह है कि 2025 में कैसे भारत का पैसा बाहर जा रहा है। ये देखिए, 19,056 करोड़ रुपए का इनफ्लो था और 75% इसमें से सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में था। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ईटीएफ भी गोल्ड और सिल्वर ही है। आप उसका शेयर खरीदते हो, मतलब उनका ईटीएफ खरीदते हो, उस ईटीएफ से वो सोना खरीदते हैं, तो वो आखिर में वो ईटीएफ सोने, कुल मिला के सोने में आपको दूसरे फ़ायदे होते हैं। बनवाने के चार्ज वे सब नहीं देने पड़ते, सुरक्षा नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करनी पड़ती, वो लेते हैं वॉल्ट में रख देते हैं। खैर, अब आप सोचिए कि ये जो प्रोडक्शन है वो
और स्पेकुलेशन के बीच में जो अंतर है वो कैसे देश को बर्बाद कर रहा है। कोई भी बिजनेसमैन हो, मैं हूँ, आप हूँ, मैं भी अगर आप, तो एक सिंपल मैथ है। अब यहाँ पर उस अमीर की गलती नहीं है, यहाँ पर सिस्टम की गलती है। सिंपल मैथ है, फैक्ट्री लगाऊं या आलतू फालतू के स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करूं। जब स्पेकुलेशन में 6 महीने में 50% रिटर्न मिल जा रहा है तो फैक्ट्री में 5 साल लगते हैं, मैं क्यों करूंगा। फैक्ट्री में रिटर्न 18% सालाना है जो घटता जा रहा है। स्पेकुलेशन में रिटर्न 30 से 50% कुछ महीनों में आ जाता है। फैक्ट्री में करप्शन, पॉलिसी अनसर्टेनिटी और स्पेकुलेशन में केवल मार्केट रिस्क, यानी वहाँ पर भी, और लिक्विडिटी बहुत है। फैक्ट्री को आप बंद करके देखना, कर ही नहीं सकते हो, पैसे नहीं निकाल सकते हो, मशीन का, कोड़ियों का दाम मिलेगा, इसका दाम मिलेगा, तमाम बर्बादी होना है पक्का। और लेकिन इन असेट्स को फटाक से बेच दो। तो ये जो है ना, हालत ये कि 5 साल लगता है रिकवरी टाइम फैक्ट्री में, मैंने आपको बताया। तो इस सिचुएशन में आप करोगे क्या। अब ये सिचुएशन हैंडल कौन करेगा, सरकारी कर सकती है, और कोई तो कर नहीं सकता। इन हालात को जो बन गए हैं इसको सरकारी तोड़ सकती है, आरबीआई तोड़ सकता है, सेबी तोड़ सकती है। सारा चोरी, भ्रष्टाचार, करप्शन का पैसा कहाँ लग रहा है, सोना चांदी में और रियल एस्टेट में। अब आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में अगर रियल एस्टेट और सोना चांदी को रेगुलेट कर दिया सरकार ने, तो सारा जो सिस्टम में करप्ट लोग बैठे हुए हैं, जिसके पास पावर है वो करप्ट है। ये कहा जाता है कि जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला वही ईमानदार है आज के ज़माने में। 2-4% पागलों को छोड़ दो। तो ऐसी सिचुएशन में ये तो कभी बंद होने वाला नहीं है। तो ऐसी हालत में रोज़गार कहाँ से आएगा भैया, नौकरी कहाँ से आएगी। नौकरी के आंकड़े देख लीजिए। भारत में नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.2% है, यूथ में 16.3% है और ग्रेजुएट में 44.5% है। यानी 44% से ज़्यादा ग्रेजुएट नौकरी नहीं पा रहे हैं। सालाना 50 लाख जॉब की कमी है। आदमी नौकरी करना चाहता है, मार्केट में जॉब नहीं है। एमएसएमई 31,978 कॉलैप्स हो चुके हैं, बंद कर दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 61% बढ़ी है संख्या ऐसे बंद होने वालों की। इंडस्ट्रियल क्रेडिट केवल 6.5% ग्रोथ हुई है, यानी उद्योगों को मिलने वाला लोन 6.5% ही बढ़ा है अगस्त 2025 में। ये अपने आप में एक ऐसा साइकिल है जिसमें ये देश फंस गया है। और आप सिर्फ इन 5-6 चीज़ों में बता रहा हूं, उनको मत देखिए, हर चीज़ तो इससे चलती है। इस देश में हम और आप किससे जीते हैं, अंबानी के मुनाफे से नहीं जीतते हैं। हम जीते हैं, हमारे अपने पास जो पैसा आ रहा है उसको हम खर्च कर रहे हैं। हम बगल वाली दुकान से जाते हैं, उससे कहेंगे भाई दिवाली पे 2 दिए दे दे, वो दिया बना के कुम्हार तक को मिल रहा है, किसान तक वो आमदनी पहुंच रही है, कारीगर तक वो आमदनी पहुंच रही है। जब मेरे पास पैसे होंगे तभी पहुंचेगी ना। सरकार ने जीएसटी कम किया, कुछ हुआ नहीं हुआ। बाजार में मांग बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ी। पैसे खरीदने वाले बस है ही नहीं, किसी दाम पे दो। जैसे हमारे पास एक्सपोर्ट करने को कुछ है ही नहीं। तो जो सिचुएशन है वो बेहद खतरनाक है और हम अपने आप में फंस चुके हैं। और ये जो लोग हैं जिनके पास पैसा है वो उस दौड़ में और भी ज़्यादा इसलिए फंस गए। अब इसमें आप कहोगे अभी तो चांदी का दाम कम हो गया। अरे भैया, जब अंधाधुंध दौड़ होती है तो उसमें किसी के पास पैसे, मेरे को लगता है अब तो यार बहुत पैसे कमा लिए, भैया बेच दो। 1 रुपये का माल 5 का हो गया, अभी निकल लेना चाहिए। कल के दिन धड़ाम से गिर गया तो पता नहीं क्या होगा। यूट्यूब पे तमाम लोग वीडियो बना रहे हैं, गिर जाएगा मार्केट, गिर जाएगा, बना रहे हैं ना। आदमी को लगता है, किसी को टेंशन आता है, बेच दो भैया, कल पता नहीं क्या होगा। फिर क्या होगा, बेच दो के चक्कर में आदमी जो है वो बेच दे रहा है। जब बेचने लगते हैं लोग तो मार्केट गिर जाता है। कई लोगों ने दिवाली तक वेट किया होगा, अब दिवाली निकल गई, उन्होंने बेच दिया, तो वो करेक्शन का आता है, कुछ दिन का होता है करेक्शन, फिर ऊपर जाता है मार्केट। क्योंकि मार्केट में पैसा लगाने वाले तो अलग ही लोग हैं ना। पूरी दुनिया में चांदी की कमी खड़ी कर दी मेरे भारत के लोगों ने, आप अंदाज़ा लगाइए। और ये होता है कि एक असेट्स जब बढ़ते हैं ना तो लोग साइकोलॉजिकली भी परेशान होते हैं। क्या होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, फिर स्टॉक मार्केट में कमाया, उससे लगा दिया रियल एस्टेट में, वहाँ से कमाया गोल्ड में, सिल्वर में, फिर स्टॉक में आ गए। और इसमें एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। कैसा, यार मेरा पैसा जो है वो मैंने लगाया नहीं कि ऐसा तो ना हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाएगी बॉस, निकल जाएगा, लगा दो।
10 साल से ज़्यादा हालत ये है कि ये मोमेंटम चला आ रहा है और सिचुएशन जो कह रही है वो ये कह रही है कि भारत इससे निकले तो कैसे निकले, और जब तक निकलेगा नहीं, मोदी जी की फ़ोटो खींच के देख के तो कुछ होना नहीं देश में, है ना। होगा तो नीतियां बदल के होगा। भारतीय कंपनी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं, यानी जो एमएसएमई की मैंने हालत बताई, जो हिंदुस्तान में फैक्ट्रियों की हालत बताई, करप्शन की हालत बताई और दूसरी हालत बताई, उसमें भारत की कंपनियां बाहर पैसा लगा रही हैं। अब इसके फिगर सुनिए आप। मंथली आउटफ्लो 3.5 से 3.5 से 5.8 अरब डॉलर का हो गया 2025 में, यानी 6 अरब डॉलर पैसा बाहर लगा रहे हैं भारत के लोग, यहाँ पे फैक्ट्री में नहीं लगा रहे हैं। और जो एफडीआई वाले पैसा लगाने यहाँ आते हैं वो 55 अरब एनुअली लगा रहे हैं। यानी हालत ये है कि हमारे यहाँ जो पैसा बाहर से आ रहा है करीब करीब उसके बराबर पैसा बाहर जा रहा है। इस पूरी सिचुएशन में जो फ्यूचर का सिनेरियो है वो ज़बरदस्त खतरनाक होने वाला है। कौन? और ये साइकिल कब ख़त्म होगी? जब उधार महंगा हो जाएगा। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो लगाते हैं, लेकिन उधार में बैंक तो खुद ही लगा रही है, क्या कर लोगे? और हालत ये है कि रेगुलेटरी एक्शन लो, प्रोडक्टिव कर, कुल मिला के ना प्रोडक्टिव रिटर्न जो है उनको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार को लोगों को धंधा करने देना चाहिए और धंधा करने वालों को थोड़ा सा मदद करनी चाहिए, बिजनेस करने वालों को। जो नौजवान ये कहता है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, 10 लोग को रोज़गार दूंगा, उसको मदद मिलनी चाहिए। भाषण में नहीं, भाषण में तो बहुत रोचक तरीके से मदद मिलती है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं नहीं मिल रही है। और कुल मिला के ये सिचुएशन खतरनाक है। कुल मिला के जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दिया कि ये एक चांदी सोना ये सब बहाना है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हिंदुस्तान में इसका उल्टा सोचना शुरू करिए। हिंदुस्तान के उद्योग धंधे हिंदुस्तान में करना मुश्किल हो गया है, उसमें फ़ायदा नहीं है, उसमें दिक्कत ही दिक्कत है। तो हिंदुस्तान के लोग पैसे की टोपी घुमा रहे हैं और जैसे ही उनको विदेशों में इन्वेस्ट करने को पैसा मिलता है वहाँ लगा रहे हैं। तो जब पैसा देश के उद्योग धंधे कारोबार में नहीं लगेगा तो क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। हम रोते हैं, कभी बेरोजगारी के आंकड़े आ जाते हैं तो उस पर रोने लगते हैं, कभी महंगाई के आंकड़े आते हैं तो उस पर रोने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश का सब कुछ छीन लिया गया है, 1% जेबों में डाल दिया गया है। वो 1% जेबें सट्टा खेल रही हैं, जुआ खेल रही हैं। नमस्कार, जय हिंद।